आमतौर पर यह माना जाता है कि महिलाओं की हड्डियां पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कमजोर होती है और पुरुष इस मामले में बेहतर होते हैं। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी को वुमेन्स डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेनोपॉज और हार्मोनल डिक्लाइन से प्रेरित होते हैं। लेकिन अब पुरुष भी ज्यादा सुरक्षित नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में पाया गया है कि पुरुषों में भी हड्डियों की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। ज्यादातर पुरुषों को इसकी जानकारी ही नहीं होती। पता तब चलता है जब कोई हड्डी फ्रैक्चर होती है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध हेल्थ मैगजीन द लॉन्सेट ने एक स्टडी कराई जिसमें पाया गया कि हर साल दुनिया भर में करीब 9 मिलियन लोग ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर के शिकार होते हैं, जिनमें 25% पुरुष होते हैं। भारत के संदर्भ में की गई एक स्टडी में अन्य स्टडी में पाया गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में 19 और पुरुषों में 17% होते हैं। यानी पुरुष भी बहुत पीछे नहीं है। आमतौर पर ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया पुरुषों को महिलाओं के 10 से 15 साल बाद होते हैं, क्योंकि मेनोपॉज की वजह से महिलाओं के बोन लॉस जल्दी और तेजी से होते हैं। लेकिन पुरुष भी बोन लॉस से नहीं बच पाते। ये बोन लॉस पुरुषों में भी बहुत पाया गया है। 50 की उम्र पार करने के बाद उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक मिथ है कि पुरुष टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से सुरक्षित हैं। सच ये है कि वे भी महिलाओं की तरह ही वल्नरेबल हैं। और अब बात करते हैं देश के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय गुप्ता से। डॉक्टर गुप्ता फोर्टिज हॉस्पिटल वसंत कुंज में ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। वेलकम सर। नमस्कार। जैसी कि एक स्टडी आई है, क्या ये सच है कि पुरुष जो है उनके बोन्स ज्यादा सुरक्षित हैं महिलाओं की अपेक्षा, और वो उनकी हड्डियां उतनी कमजोर नहीं है जितनी महिलाओं की होती हैं, या ये एक मिथ है? वैसे स्टडी में तो कहा गया है कि नहीं, पुरुष भी वल्नरेबल है। देखिए, आपके जो कथन है उसमें दो सवाल है। नंबर वन, कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस मेन के अंदर होता है? हाँ, उनके अंदर भी होता है। नंबर टू, विमेन ज्यादा प्रोन है क्या? तो ये भी मिथ नहीं है, ये सच्चाई है। दे आर मोर प्रोन। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। नंबर वन, पीक बोन मास, एंड नंबर टू, एज ऑफ ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो पीक बोन मास का मतलब ये होता है कि जो आपने बचपन में, जब आपकी हड्डियां और शरीर ग्रो कर रहा है, उस समय आपने जितना हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज लाइक जंपिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, एरोबिक्स, ये सारे गेम, अगर आपको याद हो, बचपन में हम लोगों के सारे गेम्स ऐसे ही होते थे। लंगड़ी टांग खेलना है, स्टापू खेलना है, काफी कूदना होता था। तो ये सब, जितना भी कैल्शियम प्रोटीन जो हम लोग ले रहे होते हैं, वो आपका बोन में जाके डिपॉजिट होता है। और फीमेल्स के अंदर टिल द एज ऑफ 16 ईयर्स, एंड बॉयज के अंदर टिल द एज ऑफ 18 to 20 ईयर्स, you can really deposit the excessive calcium in the bones, thereby achieving your peak bone mass. तो पीक बोन मास जितना ज्यादा होगा, उतना बुढ़ापे में आपकी हड्डी के कमजोरी, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस इंड्यूस जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं, उनका भी इंसिडेंस उतना लेट आएगा। तो एक जनरेशन तक डिस्क्रिमिनेशन होता था। आदमी लोग ज्यादा बाहर घूमते थे, खेलते थे, और उसकी वजह से उनका पीक बोन मास ज्यादा होता ही था। अब ये थोड़ा सा इस जनरेशन में थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट एंड थ्रू जेनेटिक्स ऑल्सो, आपका पीक बोन मास मेल्स के अंदर ज्यादा होता ही है। इसलिए मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज ऑल्सो डिलेड इन मेल्स। दूसरा कारण ये होता है कि जो हमारे यहाँ मीनोपॉज वीमेन के अंदर आ जाता है। तो मीनोपॉज आने का मतलब ये हुआ कि ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में बंद हो जाता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है? एक ऑस्टियोक्लास्ट नाम का सेल है जो कि हड्डियों को खाता है, उसको वो सप्रेस करके रखता है, इनहिबिट करके रखता है। तो जैसे मेनोपॉज आपका शुरू हुआ, आपका ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो ये आपका ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाता है और हड्डियों को खाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी वीमेंस में स्टार्ट हो जाती है। मेल्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होती है, नहीं होती है? हाँ, होती है।
ये टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स का जब डिक्लाइन शुरू हो जाता है उसके बाद होनी शुरू होती है, जो कि आप मान के चलें करीब 60 साल के बाद होना शुरू होता है। और विमेन के अंदर रफली 45 से 50 साल की एज में मीनोपॉज हो गया, तो ये आप मान सकते हैं कि विमेन्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ऑनसेट जल्दी हो जाता है, इसलिए वो मैनिफेस्ट भी जल्दी करना शुरू करता है। तो ये दो कारण हैं जिसकी वजह से मेल्स के अंदर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स का होना, ऑस्टियोपोरोसिस एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बट वी गेट टू नो ओनली जब इसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होना शुरू होते हैं। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स का इंसिडेंस मेल्स के अंदर एज कंपेयर टू फीमेल्स थोड़ा सा कम है। आपने डॉक्टर साहब एस्ट्रोजन लेवल्स की बात की। क्या कोई नेचुरल तरीका है जिससे कि ये एस्ट्रोजन हमारा लेवल कम ना हो, या कम हो तो हम उसको एडजस्ट कर सकें? क्या कोई किसी सप्लीमेंट के द्वारा होता है? देखिए, जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो आपका किसी नॉर्मल अवस्था में आपको नहीं मिलते हैं किसी भी आपके फूड फूड के अंदर। जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप जितना बैलेंस्ड डाइट करके जो आप लेते हैं तो उससे आपको अपना सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स जो हैं वो आपके मेंटेन रहते हैं। अब अगर हम मेल ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, दैट इज टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्लाइंस, वो होना शुरू होता है। उसकी वजह से क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है? तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली दो काम करता है। नंबर वन, एक इसका डायरेक्ट एक्शन है ऑन द बोन फॉर्मेशन, दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट एक सेल है जो कि आपका एक्चुअल बोन फॉर्मेशन करता है। तो उसके ऊपर टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्ट एक्शन होता है जिसकी वजह से ये आपका बोन फॉर्मेशन होती रहती है। टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के अंदर भी होता है, थोड़ा सा लेवल कम होता है बट इतना होता है कि वो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता रहे। फिर हम्म। दूसरा कारण ये होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक लेवल पे जाके आपका ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है। हम्म। जैसे कि हमारे यहाँ प्राचीन उसमें सेइंग है कि हर मनुष्य के अंदर नर और नारी दोनों के रूप होते हैं वो। तो ऐसे ही दोनों हार्मोन्स हमारे मेल्स फीमेल्स दोनों के अंदर होते हैं, और वो क्या मैनिफेस्ट होता है वो हार्मोन के लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेस्टोस्टेरॉन भी एक लेवल पे जाके ईस्ट्रोजन बन के उसके जैसा एक्शन करता है, तो वो ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है। तो एक तो हम्म। डायरेक्ट एक्शन ऑन द बोन फॉर्मेशन, एंड सेकेंड एक्शन जो बोन इनहिबिशन वाला जो हम्म। सेल है उसे सप्रेस करके रखता है। तो इस तरह आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काम करता है। तो एक एज के बाद आपका पर एनम करीब 1% टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आपका प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस इन मेन मैनिफेस्ट होता है आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। बट देन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करते हैं। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि 50 साल के बाद भी ऑस्टियोपोरोसिस दिखना शुरू हो गया है मेल्स में, तो वो हम सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के कारणों की बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं? नंबर वन, स्मोकिंग। स्मोकिंग जो हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन रेस्ट्रिक्ट करता है, फ्लो को कम करता है। उसकी वजह से जो उनकी फंक्शनिंग है वो आपकी अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे आपका सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस मैनिफेस्ट हो सकता है। मेल्स बाय नेचर और बाय हैबिट आई वुड से दे आर मोर प्रोन फॉर एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक। ये जो अल्कोहल है एक्सेसिव, इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर लीवर, जिसकी वजह से आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम डिपोजिशन प्लस माल न्यूट्रिशन, ये सारे फैक्टर्स धीरे धीरे मैनिफेस्ट होना शुरू होते हैं, और इस कारण से आपका सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस ऑनसेट जल्दी हो सकता है। फिर कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें बड़ा शौक है या कुछ वाकई ऐसे बीमार होते हैं जिसकी वजह से उनको एंटासिड्स मेडिसिन ज्यादा खानी पड़ती हैं। हम्म। बहुत से लोग हैं जो कि पिछले 10 साल से
हमारा एंटासिड्स खा रहे हैं कि नहीं जी, हमें गैस होती है, हमें तकलीफ होती है, हमें ये होती है, तो ये आप मान के चलें कि ये जो एंटासिड्स हैं पेट के अंदर आपका एसिड कम करते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत से जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, और उसकी वजह से आपको सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। तो हम्म। इसलिए बेकार में ही आपको एक्सेसिव मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा हमारे जैसे बहुत सी सिचुएशंस हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है या हाइपरट्रॉफी है, तो उसके अंदर हम लोग एंटी एंड्रोजेनिक ट्रीटमेंट देते हैं उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए। तो दैट मीन्स हम लोग डायरेक्टली टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को कम कर रहे हैं। इससे भी आपका अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोपोरोसिस मेल्स के अंदर हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि हमें 50 साल की एज के बाद अर्ली ऑनसेट ऑस्टियोपोरोसिस मेल्स के अंदर हो सकती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक तो अल्कोहल का जिक्र किया, स्मोकिंग का जिक्र किया। अल्कोहल में आपने एक वर्ड यूज किया, एक्सेसिव अल्कोहल। बहुत से डॉक्टर से मैंने बात की, बहुत से डॉक्टरों का इंटरव्यू किया, चाहे वो लिवर के हों चाहे हार्ट के हों, सभी अल्कोहल नहीं एक्सेसिव अल्कोहल बोलते हैं। क्या लिमिट है? एक्सेसिव किसको बोलेंगे सर? ओके, तो इसके दो कंपोनेंट हैं। जो एक आपका बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ अल्कोहल जो हम लोग मान के चलते हैं, improves द डाइजेशन, दिस इज फिजियोलॉजिकल। सेकंड, जो आपका इमोशनल लेवल है उसको वो आपको हैप्पीनेस कोशेंट आपका बढ़ाता है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज अगेन वेरी वेरी सब्जेक्टिव। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है कि वो अपना 120 ml तक का अल्कोहल लेके उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। कुछ होते हैं या तो जिन्हें आदत नहीं होती है या उनका मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है कि वो 30 ml अल्कोहल के बाद भी उनको लगता है कि बस बहुत हो गया वो। तो दिस इज एब्सोल्युटली पर्सनल। जितना कम से कम में आपका काम चल जाए, इट इज बेटर। डॉक्टर साहब, आपने ऑस्टियोपोरोसिस की बात की। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में एक बात बहुत से लोग पूछते हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये इसका कंप्लीटली क्योर हो सकता है? ये क्योर होता है या पूरी जिंदगी दवा पे और एक्सरसाइज पे रहना है? ये आपने काफी अच्छा सवाल पूछा। एज आई सेड कि ऑस्टियोपोरोसिस इज अ पार्ट ऑफ डिजेनरेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जैसे आपके चेहरे से जो स्किन है, इलास्टिसिटी खत्म होनी शुरू हो जाती है, बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाता है, मीनोपॉज, दीज ऑल आर नेचुरल स्टेजेस ऑफ द लाइफ। ऐसे ही ऑस्टियोपोरोसिस भी आपका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द लाइफ। जितना ज्यादा जिएंगे उतना ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस के साइड इफेक्ट्स आपको झेलने पड़ेंगे। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इनको आप विद मेडिकेशन एंड अ प्रॉपर लाइफस्टाइल आप मेंटेन करके रख सकते हैं। ऐसे ही ऑस्टियोपोरोसिस भी आप प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल मैनेज करके एक्सरसाइज से, और जब इंडिकेटेड हो तब मेडिसिन से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि इसका, जैसे मैंने पहले कहा, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ साइलेंट डिजीज। इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ थ्रू पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्या होते हैं? जैसे कि एक आदमी जा रहा है, हाई वेलोसिटी ट्रॉमा, जोर से फोर्स लगी, बोन टूट गई, दिस इज नॉर्मल बोन एबनॉर्मल फोर्स। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में आपकी हड्डी किसी कारण से कमजोर है, नॉर्मल फोर्स विद एबनॉर्मल बोन कॉजिंग फ्रैक्चर। तो ऑस्टियोपोरोसिस में बोन आपकी इतनी फ्रेजाइल हो चुकी होती है कि वन द फॉल फ्रॉम स्टैंडिंग हाइट, कि आप खड़े हैं और किसी कारण से आप गिरे, उसी में फ्रैक्चर हो जाए। तो दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। तो हमारा जो मापदंड है वो यही होता है कि फ्रैक्चर्स हमें अवॉइड करने हैं। उसके लिए बहुत से कारण हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीटमेंट इज वन थिंग, प्रिवेंशन ऑफ फॉल, maintaining your muscle mass, maintaining your balancing, your coordination, your reflexes, these are the other components
of preventing the falls and fractures. डॉक्टर साहब, आपने अभी मैनिफेस्टेशन की बात की हम्म। और आपने ये भी कहा कि इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। कंप्लीट क्योर, एक तरह से आपने कहा कि कंप्लीट क्योर तो नहीं हो सकता। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि बहुत से लोग सुझाव देते हैं, कुछ डॉक्टर भी सुझाव देते हैं कि सप्लीमेंट लेना चाहिए, जैसे मैग्नीशियम या विटामिन K2। क्या ये सप्लीमेंट लेना चाहिए या हमें नेचुरल तरीके से प्राप्त करने चाहिए? मेरे ख्याल से जितना आपका बैलेंस्ड डाइट है उसके कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव का मतलब ये हुआ कि a normal person who is having regular 2 to 3 meals a day, वो उसके अंदर चेंजेस करके उसको बैलेंस करके ट्राई टू गेट द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ दैट। एक तो होता है सिर्फ टेस्ट के लिए खाना, एक होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए खाना। तो अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए आप खा रहे हो, खाना तो है ही है, आपने अपना पेट भरना ही है, तो अगर आप उसको बैलेंस करके अगर आप खा रहे हैं तो आपके लिए, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नेचुरल डाइजेशन, नेचुरल वे द थिंग्स आर एब्सॉर्ब्ड इज ऑलवेज सुपीरियर। बट देन विद द एज योर डाइजेशन स्टार्ट्स गेटिंग स्लो। जो पूरा आप खा रहे हैं पूरा ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एज के साथ साथ आपको और भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जो एंजाइम्स हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ऑल इन ऑल आपका समय के साथ साथ इवन बैलेंस डाइट के साथ भी एक तो आपकी खुराक भी कम हो जाती है, एपेटाइट भी कम हो जाती है। तो इन सब फैक्टर से मिला के आपको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन उससे नहीं मिल सकता है। इसलिए एक एज के बाद सप्लीमेंट्स आपको खाने चाहिए। अब सप्लीमेंट्स की जो फिलॉसफी है वो ये है कि दे आर एटलीस्ट आई वुड से 50 टाइप्स ऑफ वेरियस सप्लीमेंट्स। तो ये आपने कोई सिर्फ एक चीज, एक सप्लीमेंट पकड़ के नहीं बैठना है। इसको आप अपना एक डॉक्टर के साथ मिलके करीब 10 सप्लीमेंट्स का आप डिफरेंट आप अपना जो रिजर्व है वो तैयार करें। और कोशिश करें कि एक महीने एक लिया आपने सप्लीमेंट, दूसरे महीने दूसरा लिया, तीसरे महीने तीसरा लिया। ऐसे करके साल में आपका एक सप्लीमेंट का साइकिल पूरा होता रहेगा। तो बॉडी को सारे के सारे सप्लीमेंट्स मिलते रहेंगे। सिर्फ ये मान के चलना कि कैल्शियम ही बहुत इंपॉर्टेंट है या B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ठीक नहीं है। बॉडी उतना ही एब्जॉर्ब करेगी जितना उसको चाहिए। बाकी जो होगा वो आपका वेस्ट जाएगा, निकल जाएगा। पर उसके बदले में जो बाकी और सप्लीमेंट्स जो आपको लेने थे वो अगर आप नहीं ले पाए तो इट मे मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन अ नेगेटिव वे सम टाइम लेटर। डॉक्टर साहब, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, जैसा कि आपने बताया कि बैलेंस होना चाहिए, सारे सप्लीमेंट लेने चाहिए। हम्म। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो ये मानते हैं कि हड्डी कमजोर है, यानी विटामिन D की प्रॉब्लम है, और वो विटामिन D के शॉट्स और गोलियां जो है लेते रहते हैं, बाकी ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या खाली विटामिन D लेना ही काफी है? विटामिन डी बाय डिफॉल्ट लगातार नहीं लेना चाहिए। इसमें दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं नंबर वन, विटामिन डी का नेचुरल सोर्स एज सच नहीं है। इसकी वजह से आपको इसके सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं तो अगर डेफिशिएंसी है तो आप लोडिंग डोज लेते हैं। लोडिंग डोज हमारा 6 से 8 हफ्ते का ड्यूरेशन का होता है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस डोज आती है। तो अगर आप लोडिंग डोज लाइफ लॉन्ग लेते रहेंगे तो इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा कि विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो इसलिए लोडिंग डोज लेके फिर आप मेंटेनेंस डोज अपना लाइफ लॉन्ग लेते रहे। दैट शुड बी सफिशिएंट। यस। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है डॉक्टर साहब, कि क्या ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोपोरोसिस का कोई प्रिवेंशन है, और अगर है तो हमें किस एज से करना चाहिए? जैसे मैंने सबसे पहले शुरुआत किया था, पीक बोन मास। पीक बोन मास, जैसे आजकल ये बहुत ही आपका कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आप अपना कमाना शुरू करते हैं, आप अपना पेंशन के बारे में, मतलब जो आप रिटायरमेंट के बाद आपके पास कितना पैसा आना चाहिए, रिटायरमेंट मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा, तब आपके पास कितना पैसा होना चाहिए जो कि आपके लिए सफिशिएंट हो। तो वही कॉन्सेप्ट
हम लोग अगर बचपन में लगाते हैं कि जब आपकी हड्डियां ग्रो कर रही हैं, जब ग्रो कर रही हैं तभी आप एक्सेसिव कैल्शियम उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हो। सो बाय द एज योर ग्रोथ, बोनी ग्रोथ स्टॉप्स, आपने कितना कैल्शियम डिपॉजिट कर लिया, दैट इज कॉल्ड पीक बोन मास। दैट इज द डेंसेस्ट पॉइंट इन द बोन्स ऑफ योर लाइफ एवर। उसके बाद फिर मेंटेनेंस वो फेज आता है, फिर उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो जितना आप बच्चों को एनकरेज करेंगे खेलना कूदना, गिरना, चोट खाना, लड़ना लड़ना, नॉट दैट वे कि आप बहुत ज्यादा मारा मारी हो रही है अपना, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट यस दे आर फिजिकली एक्टिव। आपको सिर्फ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के आपने सुपर इंटेलिजेंट बनाना है, उनसे कोडिंग करवानी है, आपने सिर्फ उनको कंप्यूटर पे ही खिलवाना है या सोशल मीडिया में ही करवाना है, दैट इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एट दिस एज व्हेन द बॉडी इज ग्रोइंग। जितना ज्यादा फिजिकल अपना बॉडी को वो यूज करेंगे उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग होगा और आगे बुढ़ापे में जाके काम आएगा। नंबर टू, द मेंटेनेंस पार्ट, जो आपका 20 साल के बाद शुरू हो जाता है और करीब 40-50 साल तक चलता है अपना वो, तो उसके अंदर भी आप ये मान के चलें कि द लाइफस्टाइल इश्यूज ये सबसे बड़ी आपकी बीमारी है, रादर बीमारी का कारण है। बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आपका डिक्लाइन का टाइम आ गया है। मैं तो ये बोलूंगा कि 45-50 के बाद आपको जिम जाना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके उससे जब आप वेट ट्रेनिंग लेते हैं उससे आपकी जो मसल्स हैं उनकी लोडिंग होती है, मसल मास बनता है, मेंटेन रहता है, जो बोन्स को स्टिमुलस मिलता है उससे उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। आप हमेशा याद रखें, बॉडी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूज इट और लूज इट। जितना आप यूज करेंगे उसे उतना ही वो आपका साथ देगा, जितना उसको आप आराम कराएंगे उतना ही वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा। So these are the two important things about the lifestyle issues and regular exercises, which is going to keep your bone and muscle health ever. तीसरा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसमें ऐड करना हाँ, चाहूंगा मैं, हाँ, कि हम लोग सिर्फ डेंसिटी की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, हम लोग मसल्स की बात नहीं करते हैं। ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस के साथ सार्कोपीनिया भी होता है, दैट इज द लॉस ऑफ रादर वीकनेस ऑफ द मसल मास। मसल मास हमें सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारे जिम में जाके स्टेरॉइड खा खा के जो आप बल्क अप कर रहे हैं वो नहीं है। आपका मसल मास इतना क्रूशियल है, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी वजह से ही आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो होता है। पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, हम करते हैं, उनका एक ही सवाल होता है कि सर कितना जल्दी हम लोग चलना शुरू कर सकते हैं। हम यही बोलते हैं उनको कि it is direct, your recovery is directly proportional to the amount of muscle mass and muscle strength which you have, because the primary movers of the body are the muscles. जो बोन्स हैं दे आर जस्ट अ स्केलेटन, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग, बट जो हम्म, मूवर्स हैं वो मसल्स हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसकी वजह से एक्शन होता है। जी, तो जो रिकवरी है वो मसल्स की मास और स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा आपने एक्सरसाइज की हुई है, मसल्स को स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना आपने बिल्डअप किया हुआ है, उतना ही आपकी एक पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ इंजरी या डिजीज से जो आप बेड रेस्ट आपका हो गया है 3 दिन 5 दिन 7 दिन, अगर आपका मसल मास अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो उतना ही जल्दी आप बाउंस बैक करेंगे। हम्म, So this is very important to maintain proper muscle strength and stamina. तो सिर्फ जो जिमिंग है वो सिर्फ बॉडी सुंदर बनाने के लिए नहीं है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। हम लोग बचपन में, मुझे याद है, सब कुछ शॉपिंग करने के लिए आपको जाना होता था, ब्लिंकेट या आपका इस तरह की डिलीवरी नहीं होती थी वो। हम्म, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, सब कुछ लेने के लिए आप बाहर जाते थे, थैलों के अंदर आप भारी सामान लेकर आते थे, दो जी, किलो 4 किलो 6 किलो 10 किलो जितना भी आपकी कैपेसिटी होती थी अपना वो। सो दैट इज लोडिंग योर बोन्स, योर मसल्स, योर बॉडी। उससे आपका हेल्थ मेंटेन रहता था।
अब आपको, क्योंकि ये सारी की सारी आपकी जिंदगी आसान करने के चक्कर में इतना ऑटोमेटेड हो गया है कि आपको अब फोन करने के लिए भी सीरी को अगर आप बोलोगे तो सीरी आपको आपको आपके कॉन्टैक्ट को फोन लगा के दे देगी। तो ये जो फिंगर की मूवमेंट्स है ये भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इन दिस ऑटोमेटेड वर्ल्ड we have to think in terms of physical exertion of the body, which is very, very important to maintain the proper functioning. I always say कि अगर भगवान को हमें सिर्फ सोच के ही काम करने का अगर दिया होता तो हमें हाथ पांव नहीं दिए होते उसने। जब तक हाथ पांव हैं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। शायद समय के साथ साथ जितना हमारा ऑटोमेशन के ऊपर फोकस जाएगा, सिर्फ मेंटल पावर से, सोच से ही काम होने लगे, तब आप एक विजुलाइज कर सकते हैं सिचुएशन मिलियन ईयर्स के बाद कि सिर्फ एक कद्दू की तरह मनुष्य होएगा वो, जो कि सिर्फ सोचने का काम कर रहा होगा। उसके लिम्स नहीं होंगे क्योंकि उसको जरूरत नहीं होगी। तो जब तक हमारे हाथ पांव हैं, हमें मारने चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्या थायराइड डिसऑर्डर का संबंध हड्डी रोग से है? ये रिस्क बढ़ाता है थायराइड डिसऑर्डर? बॉडी अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, और जब भी आप एक सिस्टम की बात करते हैं तब आप उसमें सिर्फ ट्यूबुलर विजन से आप उसी के बारे में अगर सोचेंगे, बात करोगे, तो आप पूरा जस्टिस नहीं कर रहे हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट को लेके। यू हैव टू थिंक ऑफ द पेशेंट एज अ होल। थायराइड इज डेफिनेटली वन ऑफ अ मेजर हार्मोन ऑफ द बॉडी, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और इसकी वजह से सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस ही नहीं, बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं वो। बट देन यस, नेवर थिंक ऑफ द बॉडी सिस्टम इन आइसोलेशन। ऑलवेज थिंक्स ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड ट्राई टू सप्लीमेंट एवरीथिंग। एक कंप्लीट प्लेयर अगर आपने देखा हो आजकल के जमाने में, वही है जो कि फील्डिंग भी अच्छा करता हो, बैटिंग भी कर सकता हो और बॉलिंग भी कर सकता हो। तो ऐसे ही बॉडी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो आप आइसोलेशन में नहीं उसको आप ले सकते हैं। और होल बॉडी के हिसाब से अगर आप सोचेंगे, तभी आप पेशेंट को ठीक कर पाएंगे, जस्टिस कर पाएंगे।